जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी मम्मी के गांव वालों ने कहा था, अरे ये तो अंधा है, इसको जिंदा रख के क्या करेगी, हाँ इसको उड़ा दे, खाना पीना मत दे, कुछ मत दे। आप मेरा चेहरा देख सकते हैं। हाँ, इसलिए ना कभी किसी किसी की चीज़ों पर मजाक नहीं बनाना चाहिए। लाइफ में क्या कितनी कठिनाई होती है। जो देख नहीं सकता है वो इंसान झेलने को तो बहुत कुछ झेलता है। किसी ऐसे इंसान की आप पे नजर नहीं पड़ी, अरे यार क्या बेहतरीन बजाते हैं। और स्टूडियो के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत जी से मेरी पहचान हुई थी। और आप डेली कल्याण से दादर ट्रैवल करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति से देखो, एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो रेलवे के जो ब्रिज होते हैं वहाँ पे बेसिकली आरपीएफ वाले किसी को ऐसा रुकने नहीं देते या कुछ बेचने नहीं देते हैं, क्योंकि दोस्ती के साथ साथ दुश्मनी भी होनी चाहिए। क्या मैं जान सकता हूँ आपने फ्लूट ही क्यों चुना, बाकी इंस्ट्रूमेंट भी है। नहीं तो आज के ज़माने में कलाकार अगर बाहर सीखने जाए तो कलाकार ऐसे हो गए हैं क्या, पैसे भरकर भी सीख नहीं पाते। नहीं सामने ये अलग बात है, नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे पास है, मेरे पास है, तू मेरे पास है, मेरे पास है, तू मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे साथ है, नहीं सामने ये अलग बात है, नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे पास है, तू मेरे पास है, मेरे पास है, तू मेरे पास है। बंद आंखों से दुनिया देखा है, कोई पूछे तो सही कैसा लगता है। बंद आंखों से दुनिया देखा है, कोई पूछे तो सही कैसा लगता है। दो पल के लिए बिजली जाने पर हम हाहाकार मचा देते हैं। दो पल के लिए बिजली जाने पर हम हाहाकार मचा देते हैं। यहाँ ताउम्र हमने अंधेरे में गुजारा है, कोई पूछे तो सही कैसा लगता है। आई होप आप लोग ने थंबनेल देख के पता कर लिया होगा कि आज हमारे साथ एंटब स्पॉटलाइट में कौन है। सर आपका स्वागत है एंटब स्पॉटलाइट में। जी जी बिल्कुल। कैसे हो सर आप? मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। कैसी चल रही लाइफ आपकी? लाइफ चल रही है जिस तरह पहले से चलती आई है, अभी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी जैसी भी है। दादर के ब्रिज में मैंने आपको देखा, कितना अच्छा फ्लूट प्ले करते हो आप। वहीं कभी कभार आते हो या वहीं पे आप? नहीं, हमेशा आता हूँ। अब कब से सर वहाँ पे हो? 2002 से। 2002 से अभी तक वहीं पे बजाते हो? हाँ, वहीं पर। एक बात ये पूछना चाहूँगा कि सर लाइफ में क्या कितनी कठिनाई होती है। जो देख नहीं सकता है वो इंसान झेलने को तो बहुत कुछ झेलता है, लेकिन हर चीज़ झेलने के पीछे उसके बैकग्राउंड का भी सवाल है कि उसके आगे पीछे जो बैकग्राउंड है वो कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो समझो मुश्किलें बहुत आसान है। अगर वो नेगेटिव है बैकग्राउंड तो कुछ लोग बेचारे मजबूर हो जाते हैं, उनके अंदर की ताकत होकर भी ना जैसी हो जाती है। वो सिर्फ अपनी ताकत को फील ही कर लेते हैं, मगर उनके हौसले बुलंद नहीं होते हैं। अपने हौसले डगमगा लेते हैं, परेशान हो जाते हैं वो, क्योंकि निगेटिविटी इतनी ख़राब होती है। मैं भी एक ज़माने में अपने आप को निगेटिव तो नहीं सोचा, लेकिन मेरे भी पीछे कोई निगेटिविटी थी। मेरे हादसों ने मुझे कुछ अच्छा एक्सपीरियंस दे दिया। कुछ बताना चाहेंगे आप उन नेगेटिविटी, उन हादसों के बारे में? मेरी माँ बचपन में गुजर गई थी, मैं देख नहीं सकता था उस समय पे। जब मेरी माँ गुजर गई तो 97 तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया पॉजिटिविटी निगेटिविटी क्या है। 97 में मैं स्कूल जाने लगा। मैं बदलापुर में ही पढ़ता था, बदलापुर के स्कूल में था। हमारे पिताजी ने स्कूल में डाला।
लेकिन एक बात है, क्या हमारे गांव की भी निगेटिविटी थी। अगर आज मैं दुनिया में घूम रहा हूँ, अगर मुझे कुछ मिल रहा है, मैं कुछ कर पा रहा हूँ, आपके जैसे लोग मिल रहे हैं, कुछ और भी मिलते हैं, तो वो मेरे पिताजी की देन है। क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं एमपी का रहने वाला हूँ। मेरी मदर का गांव भी एमपी है, पिताजी का भी एमपी है। तो जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी मम्मी के गांव वालों ने कहा था, अरे ये तो अंधा है, इसको ज़िंदा रख के क्या करेगी। हाँ, इसको उड़ा दे, खाना पीना मत दे, कुछ मत दे। तो मेरी माँ भी उस समय कम पढ़ी लिखी थी, उसके दिमाग में बातें चली नहीं। तो लेटर गया मेरे पापा के पास में कि भाई लड़का हुआ है, ऐसा ऐसा है। तो मेरे पापा ने तुरंत फ़ौरन रिटर्न लेटर भेजा कि वो बच्चा मेरा है, वो जैसा भी हो, उसकी ज़िंदगी के आगे की क्या कुछ भी होने दो, वो मुझे चाहिए। और मेरे पिताजी को के अंदर पॉजिटिविटी थी, क्योंकि वो उनकी जवानी से ही वो मुंबई में थे, और मुंबई में उन्होंने देखा भी था क्या ऐसे लोग क्या ज़िंदगी नहीं जी सकते। हाँ, मैं मेरे बच्चे को खुद हैंडल करूँगा, कोई करे या ना करे। तो पैदाइश होने के बाद कुछ 2-3 महीने के अंदर अंदर मुझे यहाँ लाया गया था। और यहाँ से फिर मेरा उनको मतलब पता था कि भाई स्कूल वगैरह होते हैं, ऐसे इंसान पढ़ सकते हैं अच्छे से अच्छे। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे लाके परवरिश की। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई लाइफ में, क्योंकि मम्मी गुजर गई थी तो उन्होंने दूसरी शादी की। तो वो माँ हमको समझ नहीं पा रही थी। हाँ, तो पिताजी को भी कितने बार बताए, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन बार बार बताना भी सही नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं पर हम मजबूर हो गए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि मतलब बाद में फिर जो भी प्रॉब्लम आने लगी, उसको मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा, वो एक मेरे लिए सीख बन सकते हैं। सीख है मतलब कि ऐसे भी हो सकता है हमारे जैसे इंसान के साथ। जिस तरह नॉर्मल लोगों को परेशानियाँ होती है, मैंने तो ये सोचा था कि मतलब स्कूल के ज़माने में कि हमारे जैसे इंसान को कौन परेशान कर सकता है, कौन दुख दे सकता है। लेकिन जब स्कूल के बाहर निकला, जब घर की ज़िंदगी देखा, तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, हमारे जैसे को भी सताने वाले हैं, मगर हम उनकी परेशानी से कितना सामना कर सकते हैं, वह हमारी सोच में तो वो ताकत रहनी चाहिए। कि कैसे उन सारी दिक्कतों से डील करना है। हाँ, डील करें। हाँ सर, आप नेगेटिविटी की काफ़ी बात की है। हाँ। ये आप नेगेटिविटी लोगों की बात कर रहे हो, जैसे कि ये तो ऐसा पैदा हुआ, इसको रख के क्या करेंगे, इस तरह के नेगेटिव लोगों की बात कर रहे हो आप? हाँ, आप कुछ देख सकते हो या कुछ ही नहीं देख सकते? नहीं, उजाला वगैरह समझ में आता है ना। जो आपके सामने लाइट जल रही है वो मुझे समझ में आ रही है। आप मेरा चेहरा देख सकते हो सर? नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ परछाई है। आपने कभी डॉक्टर को नहीं दिखा कि ठीक हो सकते या नहीं? दिखाया था ना बचपन में मेरी माँ ने, तो उस समय पे डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी, तो उसका कोर्स चालू था। बाद में कहा था कि भाई एक 4-5 साल का बढ़ने दो, उसके बाद फिर ऑपरेशन करेंगे तो एक आँख से ज़िंदगी भर देख सकेगा आपका लड़का, ऐसा बताया था मेरी माँ को। तो ऐसा हो गया कि बाद में उनका देहांत हो गया, तो घर वालों ने नज़रअंदाज कर दिया, फिर ऐसा हो गया। अच्छा, आप तभी देख पाते थे थोड़ा बहुत एक आंख से? हाँ हाँ, देख पाता था। आपने फ्लूट कहाँ से सीखा सर बजाना? मैं जब पढ़ने के लिए था, उसी स्कूल की पढ़ाई के दरमियान सीखा है। क्या मैं जान सकता हूँ आपने फ्लूट ही क्यों चुना? बाकी इंस्ट्रूमेंट भी है। हाँ, मैंने इसलिए चुना कि बाकी के इंस्ट्रूमेंट तो बजा लेता है कोई भी, मतलब हारमोनियम हो गई, ऑर्गन हो गया, तबला, ढोलक, पैड जो भी है। तो सिंगिंग भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि विंग इंस्ट्रूमेंट कोई जल्दी बजा नहीं पाता है, तो इसके लिए फिर मैंने विंग इंस्ट्रूमेंट चुन लिया। तो विंग इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, मगर वो हमारे स्कूल में शायद नहीं होंगे। फ्लूट थी हमारे स्कूल में, तो फ्लूट का इस्तेमाल हो गया, फिर फ्लूट सीखे। कितना वक्त लगा आपको फ्लूट सीखने में? अब उस पीरियड में 5 साल में तो मैं सीखा हूँ। अब
बजाने के ऊपर किसको क्या फील होता है उसके ऊपर से समझने वाले समझ लेते हैं क्या क्या है। तो लेकिन 5 साल में मैंने सीखा है फ्लूट। आप गाना भी गा लेते हो? हाँ, पहले गाया करता था ना। आपको रुचि है गाना में? गाने में रुचि अब टिका है, इसलिए रुचि है भी नहीं भी, दोनों बात है। चलो सुनेंगे आगे शो में। हाँ, आपको किस चीज़ की चाहत थी, मतलब क्या करना था, क्या विश थी आपकी? मैं स्कूल के ज़माने में ड्रामे में काम किया करता था। हमारे स्कूल में ड्रामा वगैरह होता था, कंपटीशन होती थी, उसमें मैं काम किया करता था। तो मुझे ऐसा लगा भाई जब मैं स्कूल में ड्रामे में काम कर ले रहा हूँ तो क्यों ना हम स्कूल के बाहर जाने के बाद में अच्छे पैमाने पे काम करेंगे सीरियलों में। फिल्म की उम्मीद तो दूर, सीरियल में भी काम करने का मौका मिल गया तो कितना अच्छा होगा। मतलब आपको एक्टिंग में बहुत दिलचस्पी थी? हाँ, तो जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह थे उस समय मैंने बोला लोगों को कि भाई मेरे पास मतलब बोलने की टैक है, सिस्टम है, आप मुझे काम दो एक्टिंग के लिए। तो कुछ पॉजिटिव मिले तो कुछ नेगेटिव मिले, और जो पॉजिटिव मिले उन्होंने आगे बात की तो उनको नेगेटिव मिल गई, ऐसा हो गया। आपके पसंदीदा एक्टर कौन है? मेरे पसंदीदा एक्टर तो वैसे तो ऐसा कुछ किसी को खास किसी का मैं फ़ैन नहीं रहा हूँ, लेकिन है ऐसे बहुत से जिनकी एक्टिंग, बात करने का ट्रिक वगैरह। अब हमारे जैसे इंसान को तो एक्टिंग हलचल तो नहीं पता चलती, लेकिन बातों से बात करने का सिस्टम वगैरह तो पता चलता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अक्षय कुमार है, उसके बाद में आमिर खान है, हम्म। हाँ सलमान है, और राजेश खन्ना है। हाँ, ऐसे पसंद है। अ, जब आपको दिखाई देता था थोड़ा उस वक्त में, आप मूवी वगैरह देखते थे? हाँ, मूवी देखता था, मगर क्या है मुझे दिखाई ज़रूर देता था, मगर ऐसा खास तौर पे चेहरे वेहरे नहीं समझ पाता था मैं। हाँ, और हलचल वगैरह पता चलती थी। आपने कहा 2002 से आप फ्लूट प्ले कर रहे हो वहाँ पे। हम्म। कभी किसी की आप पे नज़र नहीं पड़ी जबकि आप दादर जैसे स्टेशन पे, वो तो एक सेंट्रल हब कहा जाता है इस रेलवे स्टेशन मुंबई का, किसी ऐसे इंसान की आप पे नज़र नहीं पड़ी, अरे यार क्या बेहतरीन बजाते? कभी आपको ऐसा कुछ मौका मिला? कोई आपको चाहता है कि भाई आप आ जाइए, हम आपको काम देना चाहते हैं, तो आप करना चाहोगे? मेरा काम ही वही है ना, म्यूज़िक। म्यूज़िक के अलावा मैं कोई काम नहीं करता हूँ। पहली आपकी इच्छा थी कि एक्टिंग को लेके, उसके बाद म्यूजिक। हाँ, क्योंकि एक्टिंग का काम अगर मिला तो आज भी कर लूँगा, लेकिन मिल नहीं रहा है, और म्यूज़िक मिला तो अच्छी बात है। कोई आज तक आपको मिला नहीं ऐसा दादर में कि किसी ने कहा सर आप काम कर लीजिए, आइए? हाँ, काम दिए ना लोगों ने मुझे। हाँ, जिसको जिसको मेरे अंदर की फीलिंग समझ में आई बजाने की, कि मतलब जिसको जिसको मेरा बजाने से, फ्लूट बजाने से फील हुआ ना, और जिसकी जो ताकत थी वैसे काम मुझे मिलते हैं, मिले भी हैं और मिलते भी हैं कभी कभार। अभी देखो छोटे छोटे पैमानों पे तो बहुत काम किए, और बड़े बड़े पैमानों पे मैंने इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने काम दिया था बड़े पैमाने पे। हमारे देश के राष्ट्रपति थे देखो, एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम साहब। हाँ, उनसे मिलने का मौका आया था मुझे। कुछ थिएटरों में भी काम मिला, जैसे कि मुलुंड का कालिदास है, गडकरी रंगायतन है थाने का, माटुंगा का यशवंतराव चौहान है, और रिसेंट दादर का तो वो रविंद्र नाट्य मंदिर है, अंकित शर्मा जी, जिन्होंने मुझे एक्टरों में बड़े पैमाने पे काम दिया था जॉकी श्रॉफ के साथ में। फ़र्क सिर्फ इतना हो गया था कि मुलाकात का समय आया था तो मैं वहाँ पे मौजूद नहीं रहा। हाँ, बाकी वीडियोज़ वगैरह सारे हुए थे। उनके अलावा और किस बॉलीवुड एक्टर से आप मिले हो? सुशांत सिंह राजपूत जी से हुई थी। ओके। हाँ,
जब इस समय दुनिया में नहीं है। वो 93.5 रेड एफएम पर इंटरव्यू था और वो किसी ने करवाया था, इत्तेफाक था, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था क्या किसी एफएम चैनल पे मेरा इंटरव्यू होगा। 93.5 रेड एफएम वालों ने मुझे स्टूडियो तक बुलाया था और स्टूडियो के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत जी से मेरी पहचान हुई थी। कैसा रहा एक्सपीरियंस उनसे मिलने का आपका? हाँ, मतलब बातचीत किए, उन्होंने मेरी फ्लूट सुनी थी और मुझे 3 फूल दिए थे गुलाब के। अरे वाह! हाँ, ऐसा है। और कोशिश की थी क्या ये अगर एक आँख से देख लेते हैं तो मैं भी कुछ और करूँगा। अब तो वो खैर इस दुनिया में नहीं है। हाँ, नहीं रहे मगर यादें ज़िंदा रह गई है। क्या बात है! हाँ, जैसे कोई गाना है नए, इसका गाया किसने है? ए हरिहरन ने गाया है। बातें भूल जाती हैं, याद याद आती है। याद। हाँ, वैसे आपने सुशांत सर का फेस तो नहीं देखे, देख ही नहीं पाए रहेंगे। उनकी एक छवि आपके दिमाग में किस तरह की छवि आ? दरअसल बात यह है कि रेड एफएम पे मेरा इंटरव्यू ज़रूर था। मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे कौन है और कौन नहीं है। श्वेता उपाध्याय बोल के नाम था, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई किसी से मिलने का मौका अगर आपको मिला तो मिलोगे क्या? तो मैंने दिमाग में सोचा अरे यार बाबा, ये मुझे अभी किससे मिलवाने वाली है? तो मैं सोचा हाँ कोई बात नहीं, ज़रूर मिलूँगा। तो बोले आपने सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुना है? बोला हाँ सुना है। तो वो आपसे मिलना चाहेंगे। तो फिर आए वो मुझसे मिलने। किसी ने मुझे पूछा आपको पता है कौन से सीरियल में काम करते हैं? मैं बोला हाँ पता है। मैंने उनके सीरियल का नाम लिया तो उनको बेहद खुशी हुई। हाँ, उन्होंने कहा क्या मैं सोच भी नहीं सका था कि ऐसे इंसान भी मेरे सीरियल को सुनते हैं, जानते हैं। तो बेहद खुशी हुई। उसके बाद फिर उन्होंने बातें की, फ्लूट सुनी। उसके बाद उन्होंने बोला क्या मुझे आपका फ्लूट बजाना बहुत पसंद आया। मैं आपको मेरे अगली मूवी, अभी तो मूवी हो गई मेरी, अगली मूवी में आपको ज़रूर याद करूँगा। मैंने आपका नंबर ले लिया है मेरे पास। ऐसा ऐसा बोल के मुझे बात किए 2-5 मिनट, फिर चले गए। फिर वो उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू हुआ था। हम सर सुनना चाहेंगे आपका फ्लूट। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। क्या बात है! बहुत ही बेहतरीन। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फ्लूट की ध्वनि ऐसी है कि बहुत ही मदहोश कर देती है। काफी इंस्ट्रूमेंट है वैसे, लेकिन उनमें से फ्लूट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है काफी टच कर जाता है। और जो
जिसको बजाना आ गया वो बहुत नसीब वाला होता है। मैं भी नसीब वाला हूँ, मुझे बजाना आता है। हाँ, सुनना अच्छा लगता था तो कभी दिमाग में ख्याल आया बजाना अगर आ गया तो कितना अच्छा लगेगा। क्या बात। तो वो मौका मुझे मिल गया। जिसने सिखाया वो भी इंसान अच्छा था, उनका भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा हमेशा करते आया हूँ। उनका नाम है मज़हर नूर कमर शेख, जो हमारे उस्ताद थे स्कूल के पढ़ाई के दरमियान। तो उन्होंने सिखाया हमें फ्लूट बजाना। नहीं तो आज के ज़माने में कलाकार अगर बाहर सीखने जाए तो कलाकार ऐसे हो गए हैं क्या, पैसे भरकर भी सीख नहीं पाते हैं। बहुत मुश्किल, अगर सीख गया तो नसीब बात समझो, ऐसा है। एक शाहरुख खान साहब का एक शेर या शायरी है। वो कहते हैं कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे पाने में आपके पीछे लग जाती है। आपको लगता है ये बात आपने कभी हाँ, सही बात है। उन्होंने भी जो चाहा था वही तो हुआ ना। वो इंडस्ट्री में आने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बांद्रा बैंक स्टैंड पर बैठे थे। वाकया मुझे किसी ने बताया था। और वही जो उनकी गर्लफ्रेंड आज के पल में उनकी बीवी भी है, गौरी। जिस तरह बांद्रा बैंक स्टैंड पे कपल बैठा करते थे वो भी उन कपलों के बीच में थे, बैठे थे, बातचीत किया करते थे। तो एक बार उन्होंने कहा था, क्या एक वक्त ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इसी बैंक स्टैंड पे बंगला बनाऊंगा। और वो बात हम सबको दिखती भी है कि उन्होंने घर बनाया है उसी बैंक स्टैंड पे। और उस एक ज़माने में वो उसी बैंक स्टैंड पर और लड़कों की तरह, नौजवानों की तरह बैठते थे, घूमते फिरते थे। तो इसलिए उन्होंने शायरी कही है, क्या जो आप चाहोगे वो होता है। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि अगर हमने कुछ चाह लिया दिल से तो वो होना बहुत ज़रूरी है, तय है। आपको किस किस तरह के लोग मिलते हैं? बहुत अच्छे भी मिलते हैं भाई, बुरे भी मिलते हैं। अच्छे तो मिलते हैं वो तो अच्छी बात है, और बुरे भी मिलते हैं वो भी अच्छी बात है। क्योंकि दोस्ती के साथ साथ दुश्मनी भी होनी चाहिए। अगर दोस्ती रहे तो फिर दुश्मनी नहीं पता चलेगी। और हम शक्कर ही खाएं तो मिठासी रहे तो कड़वाहट की पता नहीं चलेगी। सही बात है। तो मुझे भी ऐसे ऐसे अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं। अब कुछ कहीं कहीं पर तो मैं खुद ही सोच में पड़ जाता हूँ कि मेरे सामने से कुछ अलग अलग किस्म की बातें भी होती हैं। हाँ, जैसे कि बहुत लोग उस बात पे मद्दे नज़र रखते हैं, कोई नज़रअंदाज करता है। ये कुछ सालों से हो रहा है ऐसा, मुझे पता नहीं वो क्या है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर मैं उन लोगों से मतलब कहना चाहूँगा, जो भी मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, कि आपको भी अगर कुछ ऐसी बात सुनाई देती है या कोई बोलता है, क्या भाई आप इन्हें मत देखो नहीं तो मर जाओगे, ऐसा वैसा कुछ भी बोलते हैं भाई लोग। सॉरी सॉरी, इन्हें मत देखो। अरे ऐसी अफवाह मेरे बारे में किसने उड़ाई थी, ओके। क्या मुझे देखने से लोग मर रहे हैं। अरे बाप रे। हाँ, तो कैसा है, बहुत लोग भरोसा करते हैं, कोई नहीं करता है, लेकिन अक्सर तो मुझे इस चीज़ पर भरोसा रखने वाले बहुत कम लोग मिले हैं। उन्हीं में से किसी ने मुझे बताया भी है कि आपके बारे में ऐसी कोई अफवाह उड़ा रहा है, लेकिन हम नहीं भरोसा कर रहे हैं, हम हमारे तरीके से दोस्तों को बताएंगे। हमारे वो उन 2 लड़कियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बताया था। मैं नाम नहीं लूँगा, जी जी। हाँ, क्योंकि नाम लूँगा तो उनको भी परेशानी हो जाएगी। मतलब उनके ही लोग उनको परेशान करेंगे, मुझे नहीं होगी। ये आप ही के दोस्त यार कहते थे उनको कि उनको मत देखो? नहीं, कोई दूसरे लोग? अनजानी शख्सियत है। ओके। अनजाने मेरे दोस्त यार तो बहुत अच्छे हैं भाई। जो मेरा क्राउड है, जो मुझे चाहते हैं, जिनको मैं जानता हूँ और जिनको नहीं भी जानता हूँ, वो तो सब अच्छे हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता तो दूर की बात है, जिनसे मेरी कभी बातचीत तक नहीं हुई है, ऐसे लोग हैं। कभी आपके साथ ऐसी कुछ गलत हुई है कि फ्रॉड चीज़ है? हाँ हाँ, फिर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है,
और एक बार अभी रिसेंटली पिछले साल की घटना हुई मेरे साथ में। बताना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, वो एकदम यादगार घटना है। वो ठंडी का महीना था, जनवरी थी। जनवरी की रात, 12 तारीख की रात थी वो, दिन था गुरुवार। और मुझे चाय की तलब लग गई थी। अब मैं चाय पीने जाने ही वाला था, सोचा था दिमाग में कि चाय पीने जाऊंगा। उतने में एक शख्स मेरे पास आया और उसने मुझे चाय पूछ लिया। तो चाय पूछ लिया, मैंने मना नहीं किया। मैं सोचा कौन क्यों फंसाएगा, क्योंकि मुझे लोग ला कर देते हैं ना कभी कभी चाय कॉफ़ी कुछ भी, तो मैं ले लेता हूँ। कुछ हुआ नहीं तो मैंने सोचा कि क्या होने वाला है, ले लिया, पी लिया। अब चाय पिया, चाय गर्म भी थी, अच्छी भी थी। उसके अंदर कुछ चीज़ थी जो मुझे समझ में आ रही थी। चाय में मिलावट? हाँ मिलावट, मिलावट थी। मैं समझ में तो आ रही थी मगर मैं उसको नज़रअंदाज कर रहा था, क्योंकि मुझे एक दिमाग में ये बात चल रही थी, हो सकता है चाय वाला ने काजू बादाम के टुकड़े डाले हो, क्योंकि ऐसी भी चाय मिलती है ना। जी जी। और एक तरफा मैंने ये भी सोचा कि क्या पता क्या गड़बड़ हो। लेकिन फिर मैंने वो चाय तो पी लिया, कुछ भी बिना सोचे। फिर एक 5-10 मिनट में मेरा सर घूम गया। सर जैसा मेरा घूमा वैसे मैं समझ गया कि जो मैं सोच रहा था वो एकदम सही था। तो फटाफट मैंने फ्लूइड पैक किया, बैग निकाला और घर पे जाने की तैयारी कर लिया। और जैसे मैं मेरी जगह से उठ के बाहर जाने के लिए निकला ना, तो मैं पहला कदम आगे बढ़ा ना तो मेरा पैर नहीं हिल रहा है। होश व हवास में हूँ मगर पैर नहीं हिल रहा है। तो दिमाग लगाया मैंने कि मैं जिस तरीके से स्पीड में पैर आगे बढ़ाता हूँ उस तरीके से स्पीड में ना बढ़ाते हुए मैं धीरे आगे पैर बढ़ा दिया। जैसे धीरे आगे बढ़ा तो पैर उठ गया। फिर मैं उसी कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे बाहर निकला। और मेरे एक पहचान का रेस्टोरेंट है, मालिक वगैरह सब जानते हैं मुझे वहाँ पे, तो सामने ही है स्टेशन के ईस्ट में। तो वहाँ जाके बैठ गया। मैंने बताया कि अरे यार ऐसा कुछ हुआ है, चाहे मुझे किसी ने कुछ दिया है, कुछ गड़बड़ हो तो मुझे मतलब अच्छे से घर छोड़ देना अगर मैं होश में नहीं रह पाया तो। और उस पीरियड में ऐसा हो गया कि कुछ 15-20 मिनट के बाद में मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। हाँ बेहोश हो गया। और नसीब भी मेरा इतना अच्छा कि जिनके पास में गया था उन्हीं लोगों ने मुझे सही सलामत घर पे पहुंचा दिया। जब मैं होश में आया तो अपने आप को मैंने अपने घर में पाया। मैं सोचा ये कैसे हो गया, मैं रात को बेहोश हो गया था स्टेशन पे, घर कौन लाया। तो फिर मेरे घर वालों ने वाकया बताया, मेरी वाइफ ने बताई, उसके मदर इन लॉ ने वगैरह बताया कि आप बेहोश हो गए थे, आपको बाय रोड घर पे लाया गया है, दवाखाने से रात को घर पे लेके आए। फिर पूछा उन्होंने क्या हुआ था क्या नहीं, फिर बताया क्या ऐसा हुआ। तो फिर जब से मैं अभी डर लगने लगता है क्या खुली चीज़ लेने के लिए वगैरह नहीं क्या। बंद रही तो बात अलग है। अब खुली चीज़ मैं लेता हूँ ऐसी बात नहीं, अभी खाली कोई पहचान का रहेगा ना उसी से लेता हूँ, और अनजाना रहा तो बिल्कुल नहीं लेता हूँ। आप दुनिया को किस हिसाब से देखते हो? जैसे कि आप पहले देख पाते थे जब आप छोटे अब थे रंगीन बचपन में। दुनिया तो सिर्फ नाम के लिए रंगीन है, पहले की तरह रंगीन नहीं है। अब सिर्फ ऐसे ही है, सोचो तो बहुत कुछ है, अगर नहीं सोचो तो भी बहुत कुछ है। अच्छा, मैंने देखा है कि अक्सर आप लोगों की जो नोट होते हैं पैसे का, वो नोट को ऐसा आप कुछ टच करते हो और पता करते हो कितने का नोट है। तो ना माप से पता चल जाता है कि ये माप इतना बड़ा है तो इतने की नोट है। ओके, वो नोट का साइज। लेकिन अभी तो कई सारी नोट है, अभी जो 20 का नोट है काफ़ी छोटा हो चुका है, तो अभी कैसे पता करते हो? अब तो देखो जिसके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है वह मोबाइल से पता कर लेते हैं अभी तो। अच्छा, मोबाइल से कैसे पता हो जाता है? मोबाइल में सॉफ्टवेयर है ना, बैंक का सॉफ्टवेयर है, ऐप है, मनी ऐप है। उस पे मनी रखने का? हाँ कैमरे के पास पकड़ेंगे ना तुरंत बताता है, 10 रुपए की नोट ऐसा बोलता है वो। अच्छा, एक मोबाइल से मुझे एक बात याद आया कि
आपने मेरा नंबर सेव किया आपके मोबाइल में, ये आपने कैसे किया? अभी कैसा बटन वाले फ़ोन पे एक बटन पे 3 डिजिट रहते हैं, ABCDEF, तो ऐसा सब मुझे पता है, मैंने सीखा है। टॉक बैक ऑप्शन है उसमें, आप जो भी ऑप्शन दबाओगे वहाँ पे तो वो बोलेगा। ये तो एंड्रॉयड में है और बटन वाले फ़ोन में भी अभी निकल गया है ना, वो तो सारी चीज़ें हो गई। पहले की तरह नहीं है, 2013 के बाद बटन वाले फ़ोन जो है अपडेट हो चुके, तो उसमें सिस्टम आ गया है क्या भाई, नंबर अगर नाम नहीं सेव किया तो खाली नंबर भी पढ़ के बता देगा वो, और नाम सेव है तो फिर नाम पढ़ के बताएगा आने वाला कॉल, ऐसा। अच्छा, आप ये जो शादी बर्थडे वगैरह होते हैं, वहाँ किसी ने आपको परफॉर्म करने के लिए बुलाया आपका फ्लूट का? बर्थडे में बुलाया है, शादी में भी बुलाया था। वो लोग कुछ देते हैं या फिर? नहीं नहीं, देते हैं ना, पूछते हैं भाई क्या लोगे, कितना लोगे, कितना टाइम बजाओगे। आपने कहा आप 2002 से दादर, मतलब कि 22 साल हो चुके आपको आज। हाँ घर चल जाता है आपका? हाँ, चल जाता है। जिंदगी ने आपको कितना संभाला है, कभी कोई अच्छे मौके मिले? हाँ, मौके मिले, जैसे कि परफॉर्म वगैरह के तो मौके मिलते ही रहते हैं, फ्रेंडशिप वगैरह के भी मौके बहुत मिले। कैसा है कि मैं देख नहीं सकता, वो बात अलग है, मगर नॉर्मल मेल फीमेल भी है मेरे फ्रेंड सर्कल में। हाँ, जो मुझे सिर्फ एक कलाकार के रूप में देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं क्या मैं देख नहीं पा रहा हूँ, वो सिर्फ ये सोचते हैं क्या मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ, तो खैर छोड़ दो, मगर मेरे पास उनको पसंद आने वाली क्या चीज़ है वो देखते हैं। और जो ये देखता है, ये सोचता है, वही इंसान हमारे जैसे इंसान से दोस्ती करता है, दिल का लगाव रखता है। हाँ कोविड के टाइम में कोई आपके पास आए थे? हाँ, वो खैर छोटी बात है, वो भगा देना वगैरह, उस जाने तो, वो तो मैंने आपको बताया था, एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया था कि यूट्यूबर लोग आते हैं कैसी बात करते हैं, तो भगा देना बोले तो कैसा भगाया मैंने, ऐसा बिना वजह नहीं किसको भगाया। हाँ, जैसे समझो अभी आपको मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, आप यूट्यूबर हो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ या XYZ जो भी हूँ, आप आए मेरे पास और बोले ए तेरा नाम क्या है, किधर रहता है रे। हाँ, ऐसा अगर कोई बोलेगा तो उसको खड़ा करोगे क्या, बताओ। मेरे ऐसे लोगों को मैंने भगाया है। हाँ, बाकी बहुत से लोग आपके जैसे भी आते हैं, सर हमारा एक प्रोजेक्ट है, क्या आप सहमति हो, क्या सहमत हो, क्या हमें आप मौका दोगे क्या। तो पूछता हूँ भाई क्या कॉन्सेप्ट है, करना क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, फिर बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, अगर समझ में आती है बात तो ठीक है, वरना उनको प्यार से बोलता हूँ कि सर देखिए इस बारे में बहुत से इवेंट हो चुके हैं, इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, और मुझे वापस से वही वही बात नहीं दोहरानी है, आप मेरा इंटरव्यू ना करें तो बेहतर है, बस ऐसे बोल के ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा सर, म्यूजिक ने आपको लाइफ में क्या दिया है? म्यूज़िक ने लाइफ में जी। म्यूज़िक ने लाइफ में मुझे देने को तो बहुत कुछ दिया है, जैसे कि सुकून, सबसे पहले तो सुकून मिलता है लाइफ में। बिल्कुल। उसके बाद मैं अपना इनकम प्रॉफिट करता हूँ, जिससे मेरा घर चलता है, वो सेकंड पे है, वो ज़रूरी नहीं है कि म्यूज़िक ने मुझे पैसा दिया, पैसा तो दिया है, दे रहा है, उससे शक की बात है ही नहीं, लेकिन सबसे पहले है कि म्यूज़िक ने मुझे लाइफ में सुकून दिया, और लोग मुझसे जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, जुड़ रहे हैं, और पॉजिटिव एनर्जी मुझे दी है। जिस तरीके से आज भी कहीं कहीं मतलब ऐसा होता है, समझ में कुछ लोगों की निगेटिविटी रहती है कि अगर कोई रास्ते पे बजा रहा है, अगर बजा के गा रहा है, तो हर इंसान अपनी मेंटेलिटीज़ के हिसाब से उसको कोई अच्छा कहता है, कोई गलत कहता है, कोई बोलता है अरे ये तो भिखारी है, तो कोई बोलता है नहीं ये कलाकार है। लेकिन जो इंसान ये सोचता है कि गाने बजाने वाला इंसान वो एक बेगर नहीं बल्कि एक स्ट्रीट परफॉर्मर है, तो ये
बहुत अच्छी बात है। ये एक बहुत फ़क्र की बात है कि जो रास्ते पे गाते हैं, बजा कर गाते हैं, या कहीं ट्रेनों में वगैरह घूमते हैं बजाते गाते, वो एक कलाकार होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो स्टार नहीं बन पाए, वो उनका नसीब, मैं स्टार नहीं बन पाया, मेरा नसीब। मगर कला तो कला होती है। कोई 10-15 मिनट स्टेज पे खड़े रहने से बड़ा नहीं बन जाता। आखिर उसको ज़मीन पर ही आना पड़ता है, और सिर्फ एक दिखावा रहता है, चमक धमक रहती है कि हाँ भाई मैंने स्टेज पे बजाया, 4 लोग एंजॉय किए, क्राउड हुआ, मस्ती धमाल होती है। मैंने बताया आपको थोड़े टाइम पहले कि मैंने भी ऐसे काम बहुत सारे किए जो स्टेज पे बजाने के बाद, हाँ एक है क्या भाई, स्टेज पे जब बजाते हैं तो मज़ा कुछ अलग आता है। अच्छा, ये आप में जो कलाकारी है, ये बचपन से थी या आप बड़े होने के बाद बोले चलो कला में लग जाते हैं? नहीं, कलाकारी बचपन से तो नहीं थी। मैं जैसा समझदार हुआ स्कूल के ज़माने में ना, वैसे वैसे फिर लगाव लगने लगा। आप फ्लूट ही बजा पाते हो या कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते हो? मैं स्कूल के ज़माने में, हमारा स्कूल का जो बैंड था ना, उसमें मैं कॉन्गो प्लेयर था। कॉन्गो। हाँ, यस यस यस। मैं कॉन्गो बजाया करता था। ऐसे बजाने को तो बहुत कुछ बजाया है मैंने, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं, हमें अच्छा क्या आता है। ओके, जो जो आपको अच्छा लगा उसमें से फ्लूट था, हाँ, आपने फ्लूट को चुना। नहीं नहीं, फ्लूट को तो चुना, मैंने आपको बजाने की बात पे से बताया है कि मैंने 10 चीज़ें भले ही बजाई हो, मैं रहूँ या कोई और रहे, हमें अच्छा क्या आता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें प्रॉपर आता है, वही हमें आगे रखना चाहिए। तो मैं किसी को भी फ्लूट प्लेयर ही बताता हूँ। जब 2002 से दादर ब्रिज में फ्लूट प्ले करते हो, कभी आपको ऐसा ख्याल आता है ये सब चीज़ छोड़ देता हूँ, कुछ ऐसा? आ, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आप अकेले होते हो या फिर सैड होते हो, उस वक्त में आप क्या करते हो? अकेले रहता हूँ तो मतलब कुछ नहीं, ऐसे ही रहता हूँ, मतलब कभी नहीं, कुछ चीज़ें होती है ना कि इंसान को, मैं अकेला हूँ तो मैं ये करता हूँ तो मुझे हैप्पी मिलती है, मैं अकेले में ये करना पसंद करता हूँ। जैसे मैं गा लेता हूँ तो मुझे गाना पसंद है। तो मैं अक्सर अकेले में सुनता हूँ, किसी का गाया हुआ, किसी का बजाया हुआ, और सैड भी रहूँगा तो सुनता हूँ किसी का गाया हुआ, किसी का बजाया हुआ, और उससे भी अगर सैडनेस नहीं जा रहा है तो फिर खुद ही बजाने लगता हूँ। हाँ, फिर खुद ही बजाने लगता हूँ, ऐसा है वो। आजकल लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है। हम जैसे जो यंग लोग हैं उनको भी दिक्कत होती है, और आप डेली कल्याण से दादर ट्रैवल करते हो, वो भी पीक आवर में, जिस वक्त ज़्यादा क्राउड होती है। सर, ये कैसे कर लेते हो आप? भाई ज़िंदगी बनाई गई है तो अब गर्दी क्या और खाली क्या, सारी चीज़ें देखना है। अब हम ये सोचेंगे कि गर्दी है मैं ट्रैवलिंग नहीं करूँगा, धक्के लगते हैं, तो गलत बात है ना फिर हमारे लिए। हाँ, अगर हम हाथ पैरे नहीं मारेंगे तो फिर हमें सपोर्ट कैसे मिलेगा। अच्छा, आप मेहनत पे बिलीव करते हो या लक पे? मैं दोनों चीज़ों पर बिलीव करता हूँ। 50-50%? हाँ, 50-50, क्योंकि देखो मेहनत करोगे तो लक सामने आने ही वाला है। खाली लक पे बैठोगे तो फिर क्या काम, क्या मतलब है। हाँ, ऐसा है। अच्छा, कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो फिट है, फिजिकली अच्छे खासे होते हैं, लेकिन ढोंग करते मांगने का नाटक करते, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखो जो ढोंग करता है ना, उसके साथ तो ऐसा हो जाता है कि वो ढोंग करने के लायक भी नहीं रहता है। हाँ, इसलिए ना कभी किसी किसी की चीज़ों पर मजाक नहीं बनाना चाहिए, ढोंग नहीं करना चाहिए, हकीकत जो है वही करो। हाँ, फ्रॉड हुआ है। अभी पिछले बार तो मैंने बताया था, मगर एक बताना भूल गया था।
मैंने हर तरीके का फ्रॉड बताया, लेकिन एक रैप इंडस्ट्री करके कोई इंडस्ट्री है जिसको मैं खाली सुनता आया था, काम करने का मौका नहीं आया था। तो एक बार उनके साथ भी काम करने का मौका आया। अब मुझे लगा कि भाई औरों की तरह इनको भी शायद कलाकारों के रूल वगैरह पता होंगे कि क्या है क्या नहीं, स्टूडियो के रूल। तो स्टूडियो में बुलाया मुझे उन्होंने, इधर बीकेसी। तो बुलाया, काम वाम तो लिया मुझसे। पेमेंट की बात आई तो थोड़ी सी धोखाधड़ी वाली बात हो गई। इस पे से मुझे ऐसा नतीजा मिला, क्या सभी इंसानों पे बेझिझक भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी भी बात कहीं कहीं पर रख देनी चाहिए, इंसान के बारे में ऑब्जर्वेशन भी करना चाहिए। फिर ऐसा आपने कुछ नहीं किए, उनको कुछ बोले नहीं? नहीं बोला ना। उसके बाद एक मेरे फ्रेंड ने उनके ऊपर कार्रवाई भी किया ना। अच्छा। हाँ, क्योंकि साइबर साइबर की वो थी, तो उन्होंने अपने तरीके से उनको जो करना था कर दिया। ऐसा हुआ। ये जो रेलवे के जो ब्रिज होते हैं वहाँ पे बेसिकली आरपीएफ वाले किसी को ऐसा रुकने नहीं देते या कुछ बेचने नहीं देते। आप वहाँ पे फ्लूट प्ले करते हो तो आपको कभी इस चीज़ की दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको ये सब चीज़ से? नहीं, उस बारे में मैं ज़रा नसीबवान हूँ कि सामना करना पड़ा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं करना पड़ा, लेकिन इस बारे में मतलब ज़्यादा इस बात को नहीं लहराऊँगा, क्योंकि बहुत कम सामना करना पड़ा। क्योंकि जब फ़ोन का ज़माना नहीं था, जब ही मतलब थोड़ी बहुत परेशानी हुई, उसके बाद जब मेरे पास भी फ़ोन आ गया, नंबर आ गया, तो मेरे भी उनमें से भी मेरे चाहने वाले बहुत सारे हैं आरपीएफ से। अच्छा, ये आप गानों के ही धुन बजाते हो फ्लूट के माध्यम से, या अभी मैं आपको कोई नया धुन दूं तो आप उस पे बजा लोगे? बजा लूँगा, मैं प्रोफेशनल लेवल से सीखा हूँ अच्छे से। मैं दूं आपको एक बार फ्लूट, अब बजाओगे? मैं एक धुन देता हूँ। हाँ, चलेगा। दो सर का फ्लूट दो। गुजरा जो कल है आए ना लौट के, मिले है यारा जिले संग खुल के, कल का क्या पता मिले या ना मिले, यही उम्र है जिंदगी के। ये धुन है। बस इतना ही है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। सर और एक थोड़ा सा हम और एक सुनना चाहेंगे आपसे।
आज हमारे साथ एंटब स्पॉटलाइट में है इरशाद शेख सर, जो विजनरी डिसेबल है, लेकिन उनकी मेहनत, लगन और उनकी कला अपने आप में ही एक बहुत ही अद्भुत है। वो एक आर्टिस्ट है, वो अपना आर्ट दिखाते हैं, एक स्ट्रेट परफॉर्मर्स बोल सकते हैं हम उनको। शायद ही मैंने देखा है रेयरली उनके जितना अच्छा फ्लूट कोई बजाया होगा। मैंने उनको ऑन द स्पॉट कुछ कंपोजिशंस दिए, कुछ ट्यून दिए थे, और उन्होंने, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ऑन द स्पॉट वो ट्यून को पकड़ के प्ले किया। अगर आप कोई म्यूजिशियन हो, कोई रैपर हो, कोई सिंगर हो, कोई भी म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, उनका टैलेंट देखना चाहते हो तो आप उनको मिल सकते हैं। वो अक्सर दादर का जो पब्लिक ब्रिज है वहीं पे आपको मिलेंगे, और बिलीव कीजिएगा बहुत ही बेहतरीन फ्लूट प्लेयर है। आप एक बार जरूर बोलिएगा। थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपसे बातचीत करके। बहुत अच्छा लगा मुझे भी। हर किसी की अपनी अलग सिस्टम होती है काम करने की। आपका सिस्टम सबसे अच्छा है। अरे शुक्रिया सर। ये तो आपकी बड़प्पन बोल सकते हैं। आपने एक मौका दिया हमें कि हम अपने शो के माध्यम से आपको आपकी कहानी ला सके। सो गाइस, अगेन सेम थिंग कि हर एक चेहरे की कहानी एंटब स्पॉटलाइट के साथ। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हो जिनकी कहानी अपने आप में प्रेरित करती हो, जिनकी कहानी से कुछ मोटिवेशन हो, कुछ लर्निंग मिले, कि कुछ इंकरेजमेंट मिले, कुछ इंस्पिरेशनल हो, तो आप entabspotlight@gmail.com पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एंटब टीम आपको कांटेक्ट करेगी। थैंक यू सो मच।